यह है फ्यूचर रिटेल का शेयर और इसमें आज 10% का लोअर सर्किट लगा है। किस कारण से ये लोअर सर्किट लगा, क्यों इसमें इतनी गिरावट आ रही है, इसे कौन खरीद रहा है, कौन इसे बेच रहा है, रिलायंस रिटेल के साथ में इसका क्या संबंध है, अमेजॉन इसमें क्यों पड़ा हुआ है, ये सारी डिटेल हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर फ्यूचर रिटेल को आपको जानना है तो बिग बाजार का ये नजारा देख लीजिए। बिग बाजार आप जरूर गए होंगे शॉपिंग के लिए। पहले सिर्फ बिग बाजार ही एक स्टोर था जहां पे बहुत ही शानदार शॉपिंग होती थी, बहुत ही डिस्काउंटेड रेट पे मटेरियल मिल जाते थे। ये बहुत ज्यादा चला हुआ ब्रांड है। इसमें कई लंबी लंबी लाइनें लगती थी, लंबी लंबी कतारें लगती थी। 26 जनवरी और 15 अगस्त को तो इसमें बहुत भयानक भीड़ रहती थी। ऑनलाइन शॉपिंग का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, तब से ये बिग बाजार का कॉन्सेप्ट चल रहा है और बहुत ही शानदार इसने परफॉर्मेंस पहले दी हुई है। अब जान लेते हैं थोड़ी सी डिटेल फ्यूचर रिटेल के बारे में। तो ये फ्यूचर रिटेल की वेबसाइट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें क्लियर लिखा हुआ है 1500 स्टोर इनके ऑपरेट करते हैं, 400 सिटी के अंदर में इनका कारोबार है और लगभग 16 मिलियन स्क्वायर फीट इनका रिटेल स्पेस एरिया है। और यही एरिया लेना चाह रही है रिलायंस रिटेल, जो एक रिलायंस इंडस्ट्री की सब्सिडरी है। अब थोड़े से विस्तार में समझ लेते हैं आखिर रिलायंस रिटेल और अमेजॉन का क्या चक्कर है और फ्यूचर रिटेल इसमें किस तरह से इन्वॉल्व है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की एक चेन है जिसका नाम है रिलायंस रिटेल, जो रिटेल बिजनेस में उतरना चाह रही है और उतर चुकी है। और अमेजॉन का क्या है, अमेजॉन को आप सभी जानते हैं, अमेजॉन ऑनलाइन बिजनेस में है और वो सारे के सारे जगह सप्लाई करती है, पूरे इंडिया भर में ये सप्लाई करती है। ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ये वर्ल्ड में भी इनका बहुत अच्छा कारोबार है और वर्ल्ड में भी काफी अच्छी इनकी सप्लाई चेन है। अमेजॉन ने क्या किया, अमेजॉन ने फ्यूचर कूपन को खरीदा था, फ्यूचर कूपन के कुछ हिस्से को खरीद लिया था और उनसे एक डील की थी। और खरीदते समय ये एक एग्रीमेंट साइन किया था कि आप फ्यूचर में आपकी जो कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी जो एक है फ्यूचर रिटेल, उसे आप रिलायंस जैसे कंपनी को नहीं बेच सकते या उनको अपनी हिस्सेदारी नहीं खरीदने दे सकते। इसके लिए इन्होंने कुछ सालों का बॉन्ड रखा था फ्यूचर कूपन के साथ में। तो डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली इन्होंने फ्यूचर रिटेल को कंट्रोल कर लिया था और फ्यूचर रिटेल को आप किसी को नहीं बेच सकते। अभी हाल फिलहाल में किशोर बियानी जी ने रिलायंस रिटेल के साथ में एक डील की थी, लगभग 2500 करोड़ रुपए की वो डील थी। तो रिलायंस रिटेल और फ्यूचर रिटेल के साथ में जो डील हुई थी, इसके अगेंस्ट में अमेजॉन ने इसी कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन जो इन्होंने पहले बनाई हुई थी उसको अपनी ढाल बनाते हुए इन्होंने सिंगापुर में एक केस दायर किया था फ्यूचर कूपन के खिलाफ और उसमें ये जीत गए थे। जीतने के बाद में जो ऑर्डर पास हुआ वो रिलायंस रिटेल और फ्यूचर रिटेल को भेजा गया था, लेकिन इंडिया में इनकी मान्यता नहीं है उतनी ज्यादा, तो इन्होंने इसका लॉ मानने से इनकार कर दिया। तो उसके बाद में अमेजॉन ने क्या किया, अमेजॉन ने इंडियन कोर्ट में इनके खिलाफ केस फाइल कर दिया फ्यूचर रिटेल के खिलाफ और अभी उसकी केस की हियरिंग चल रही है। सिंपल सी बात है, इन दोनों का लफड़ा चल रहा है और इसमें पिस रहा है फ्यूचर रिटेल। अभी फ्यूचर रिटेल की हालत उतनी अच्छी नहीं है। एक बार देख लेते हैं इनका रिजल्ट तो हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से इसका काम चल रहा है। यह है फ्यूचर रिटेल का एनुअल रिजल्ट और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2017 से लेकर 2020 का रिजल्ट दिया हुआ है। और यहाँ पे एक देख सकते हैं, एक टर्नओवर में तो इंक्रीमेंट दिखा है, लेकिन यहाँ एक नेट प्रॉफिट में आप देख सकते हैं काफी अच्छी डिप देखी गई है, बल्कि नेट प्रॉफिट एकदम साफ ही हो चुका है। और अभी अगर क्वार्टरली रिजल्ट इसके देखे जाए तो आपको एकदम क्लियरिटी मिल जाएगी क्या चल रहा है। तो यहाँ दिसंबर में देख सकते हैं 5000 करोड़ की सेल थी, फिर 4000 करोड़ की सेल आई, फिर और नीचे सेल आई, सेल एकदम खत्म सी हो गई। ये एक कोरोना काल का पीरियड था और उसके बाद में देखें ये रिकवर कर नहीं पाया है, इसके टर्नओवर में बहुत ही ज्यादा डिप है। इनकी नेट प्रॉफिटेबिलिटी देखी जाए तो बहुत ही बड़ा इनको झटका लगा है। ये अपने सप्लायर को पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इन पे बहुत ही ज्यादा बर्डन है। इनका ब्याज देखा जाए तो ब्याज भी बहुत ज्यादा हो चुका है। तो फ्यूचर रिटेल ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, इनमें कुछ जान बची नहीं है। आप इनके रिटेल स्टोर जाएंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। अभी इनके रिटेल स्टोर में भी उतनी ज्यादा चमक धमक नहीं है और उनमें उतने ज्यादा सामान भी नहीं है। सामान क्यों नहीं है, तो इन्होंने जिनसे सप्लाई ली थी उन सप्लायर को ये पेमेंट करने में असक्षम हो रहे हैं। कई जगह इन्होंने डिफॉल्ट भी किया है, इस कारण से इनके पास मटेरियल नहीं आ रहा है। ग्राउंड रियलिटी में इसको परखा जाए तो इसके पास अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है। इनके पास सिर्फ एक चीज बची है, वो है होप यही है कि ये रिलायंस रिटेल के साथ में इनका तय हो जाए काम और इनको एक छुटकारा मिल जाए पूरे झंझट से, पूरे झमेले से इनको एक उबार मिल जाए। यह फ्यूचर रिटेल की वेबसाइट और यहाँ पे हम ई जोन के काउंटर पे पहुंचे इनके, और यहाँ पे कभी ये लोएस्ट प्राइस पे सप्लाई करते थे इलेक्ट्रॉनिक आइटम। तो इनकी वेबसाइट पे हम क्लिक करके देखते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तो ये मैंने क्लिक किया और यहाँ पे देख सकते हैं ई जोन ऑनलाइन करके आ रहा है और यहाँ पे हम पहुंच गए इनके इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में। ये पेटीएम मॉल के साथ में कनेक्टेड है। अब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि क्या होता है। यहाँ पे हम जैसे ही सर्च करते हैं तो ये आ जाता है कि ये अब आइटम नहीं है, ये प्रोडक्ट इन पे लिस्टेड नहीं है, या ये प्रोडक्ट खत्म हो चुका है, या सॉरी बोल रहे हैं ये। अब सेम टू सेम केस इनके सारे प्रोडक्ट के साथ में है। इनके पास कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो कि अभी सही से काम कर रहा है। वॉशिंग मशीन या कोई भी आप प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो आप उसी वेबसाइट पे पहुंचेंगे और यही मैसेज आपको बार बार मिलता रहेगा। इनके पास पीछे ही से ही सप्लाई नहीं आ रही है, तो एक तरह से इनका कारोबार ठप हो गया है या बंद हो चुका है। यह है स्क्रीनर.इन की वेबसाइट और यहाँ पे आप क्लियरली किसी भी कंपनी के फंडामेंटल आपको चेक करने हैं, किसी भी कंपनी के बारे में डिटेल लेनी है तो ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। पूरे डेटा को अच्छे से मैनेज करके रखा हुआ है इन्होंने, पूरी डिटेल में इन्होंने मैनेज करके रखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चार्ट बना हुआ है इसका, और चार्ट से ज्यादा हम देखेंगे इसके सेल्स की फिगर। तो ये देख रहे हैं हर क्वार्टर के इसने फिगर दिखाए हुए हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि एक बहुत ही बड़ी डिप आई है।
इसमें प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे तो प्रमोटर की होल्डिंग भी यहाँ जाके पूरी गिर चुकी है। इन्होंने जो शेयर प्लेज किए थे वो डिफॉल्ट होने के कारण लोगों ने बेचना शुरू कर दिया है। एक बार BSE की वेबसाइट में जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि क्या हाल चल रहा है इसका। तो यहाँ पे आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर जाते हैं तो यहाँ पे ये प्लेजिंग की कंडीशन दिखाई दी जाती है कि कितने शेयर प्लेज हैं, प्रमोटर के शेयर की होल्डिंग कितने करोड़ की प्लेज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 549 करोड़ रुपए की प्रमोटर की होल्डिंग प्लेज है इसमें। इसका मतलब यह है कि प्रमोटर के जो शेयर हैं उनके अगेंस्ट में इन्होंने लोन लिया हुआ है और ये प्लेज किए हुए हैं। तो अभी वापस हम उसी वेबसाइट पे आ चुके हैं screener.com में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्यूचर कॉर्पोरेट के किस तरह से एक गिरावट सी आ रही है। तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे रिड्यूस हो रही है, 24% थी, 21% थी, यहाँ 18% हो चुकी है। अब ये छोड़ देते हैं, इसे तो हम समझ चुके हैं कि प्रमोटर बेच रहे हैं। अब देखते हैं FIIs की क्या कंडीशन है, और यह है FIIs की डिटेल कि कौन सी कंपनी इसमें कितना परसेंटेज होल्ड करती है इस स्टॉक में। और आप देख सकते हैं कि ये सब बाहर हो रही है, ये इनकी होल्डिंग अभी 0 हो चुकी है, यहाँ पे भी 0 हो चुकी है, यहाँ पे भी 0 हो चुकी है। मतलब ये सब FIIs निकल चुके हैं लगभग इससे। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो पूरी रिसर्च करते हैं, उसके बाद में ही किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्हें अभी ये कोई मजा हुआ खिलाड़ी नहीं लग रहा है, और इनको वो मालूम है कि ये कंपनी ऑलमोस्ट डिफॉल्ट के कगार पे है और खत्म होने वाली है। और ये है DIIs जो हैं वो फंड्स होते हैं, हमारे म्यूचुअल फंड और जो भी फंड हैं वो यहाँ पे डिटेल इनकी दी हुई है, और इनकी होल्डिंग भी आप देख सकते हैं लगभग 0% के आसपास पहुंच रही है, ये भी कम हो रहे हैं। तो DIIs भी इसमें एग्जिट कर रही है। तो खरीद कौन रहा है भाई? जब सारे एग्जिट ही कर रहे हैं तो खरीद कौन रहा है? खरीद रही है पब्लिक। यहाँ आप देख सकते हैं पब्लिक की होल्डिंग क्या हो रही है। यहाँ तक तो ठीक थी, इसके बाद में देखिए पब्लिक की होल्डिंग बढ़ती चली गई, 55, 63, मतलब ऑलमोस्ट 30% से 60% पे आ चुके हैं, डबल हो चुकी है इनकी होल्डिंग। तो स्मार्ट प्लेयर इससे निकल रहे हैं और इससे बाहर हो रहे हैं, और जो रिटेलर्स हैं वो इसमें फंस रहे हैं, हर प्राइस पे वो फंस रहे हैं। क्यों? रिटेलर का फंसने का कारण क्या है? रिटेलर का सबसे बड़ा फंसने का कारण है ये प्राइस जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये प्राइस। ये कंपनी तो 600 की कंपनी है और अभी चल रही है 60 रुपए में। ये 600 की कंपनी है और 60 रुपए चल रही है, कभी ना कभी तो बाउंस करेगी, यही सोच के रिटेलर इसे खरीद रहा है। हर प्राइस पे उसने एवरेज किया है, तो अभी रिटेलर्स इसमें फंसे जा रहे हैं और हर गिरावट पे वही खरीद रहे हैं। यहाँ पे उनके पास अगर 100 शेयर थे तो जैसे ही ये नीचे गिरा होगा तो यहाँ पे उनके पास 200 शेयर हो गए, और नीचे जैसे ही और नीचे आ गई है कंपनी तो यहाँ पे इंक्रीज करके उन्होंने 400 शेयर खरीद लिए होंगे। तो ये होता है एवरेजिंग का कंसेप्ट। गिरते हुए शेयर पे एवरेजिंग करना सबसे नुकसानदायक काम होता है और सबसे ज्यादा हैम्पर करता है आपके पोर्टफोलियो को। अभी सभी यही सोच रहे हैं कि ये तो 600-700 रुपए की कंपनी है और 60 रुपए में हमें मिल रही है। आप देख चुके हैं, मैंने फंडामेंटल्स में बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि कंपनी में कुछ बचा नहीं है। सिर्फ एक होप के बेस पे इस पे खरीदना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। मैंने आपको पूरे फैक्ट्स दिखा दिए, इसकी फंडामेंटल्स के बारे में मैंने बिल्कुल क्लियरिटी आपको दे दी है। अभी मैं सिर्फ इसके चार्ट पे दिखा रहा हूं, तो चार्ट पे आपको क्या देखना है? चार्ट में बिल्कुल वीक दिखाई दे रहा है, आपको सिर्फ 200 DMA का इसका लाइन लगा देनी है और इसके बाद में देख लेना है कि ये इसके नीचे है कि ऊपर है। ये इसके नीचे ही काम कर रहा है तो इसका मतलब है इसमें आपको खरीदारी नहीं करनी है। ये है मेरे वेबिनार का पेज और यहाँ पे मैंने बिल्कुल फ्री में अपलोड किया हुआ है, सारा डिटेल यहाँ पे फ्री में दिया हुआ है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मैंने आप लोगों के लिए ये बनाया है जहां पे आप फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों अपने से सीख सकते हैं और किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं किस तरह से ये फंडामेंटल और टेक्निकल काम करते हैं और क्या करना है आपको। ये 5 एपिसोड की सीरीज है, वहां पे पूरी डिटेल में मैंने अपने साइकोलॉजी भी समझाई है और किस तरह से मार्केट काम करता है वो भी समझाया है। तो सिंपल सी बात है, ये 200 DMA के नीचे काम कर रहा है तो इसे आपको खरीदना नहीं है। अभी एक मैंने ऑर्चिड फार्मा के ऊपर में भी एक वीडियो बनाया हुआ है, वहां पे भी मैंने क्लियरली इसके बारे में डिस्कस किया था किस तरह से ये आगे जाके NCLT में जा सकती है और किस तरह से इसके साथ क्या हो सकता है फ्यूचर में। तो ऑर्चिड फार्मा की जो स्टोरी है वो अगर आप देखेंगे तो आपको एक अंदाज मिल जाएगा कि कहां पे किस तरह से ये कंपनी का भविष्य होने वाला है या हो सकता है। अगर ये कंपनी डिफॉल्ट होती है तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि NCLT में जाए, तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में ये जाएगी। उसके बाद में क्या होगा कि कोई ना कोई दूसरा कंपनी इसको आके खरीदेगी और हो सकता है उनके पास सारे शेयर्स ट्रांसफर कर दिए जाएं। और जो ऑर्चिड फार्मा में हुए, जहां 218 शेयर जो रिटेलर के पास पड़े हुए थे उनका सिर्फ 1 शेयर उनको मिला था, सेम कंडीशन यहाँ पे भी आ सकती है। ये सब प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं मैं, ये हो सकता है, सिर्फ यही बता रहा हूं। मेरा काम है आपको आईना दिखाना, आपको सच्चाई बताना। सच्चाई आपको मैंने दिखा दी है। अब अगर होप पे बेस्ड आप या न्यूज पे बेस्ड आप इस पे काम करते हैं तो बहुत ही गलत होगा और आपको बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। आने वाले समय में हो सकता है ये सिंगल डिजिट में आ जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद में क्या लगता है? क्या ये कंपनी उभर सकती है? क्या ये ऊपर आ सकती है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं।